Hello everyone, myself Ramvilas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College कोटा। आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हमारा फोर्थ वीडियो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियों का। इसमें हम इनिशियल रेट, वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड या प्रारंभिक वेग विधि, ये जिसे वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड भी कहते हैं, के साथ साथ एक द्वितीय मेथड जो कि ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड भी कहलाता है, दो विधियां पढ़ेंगे जो कि अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने में प्रयोग लिया जाती है। इससे पूर्व में हम तीन विधियां पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन मेथड, ट्रायल मेथड जिसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, और दूसरा है ग्राफिकल मेथड या आलेखी विधि, या थर्ड फ्रैक्शनल चेंज मेथड, आंशिक परिवर्तन विधि। तीन विधियां आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो आज शुरू करते हैं इनिशियल रेट या वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड या प्रारंभिक वेग विधि या अवकल विधि। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में समस्त क्रियाकारकों की सांद्रताएं समान हो, माना C ग्राम मोल पर प्रति लीटर प्रारंभिक सांद्रताएं है या सांद्रता है, तो n कोटि की उस अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित व्यंजक द्वारा लिख सकते हैं। जैसे वेग को dx/dt लिखते थे -dx/dt, अगर सांद्रता के पद में लिख रहे हैं हम -dc/dt लिख सकते हैं, और इक्वल टू kn, n का मतलब है ये nth कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग लिख रहे हैं हम, और सांद्रता की पावर n, जो सिंपल वेग व्यंजक जो पहले लिख रहे थे उसी को c के रूप में लिखा है। इसको आगे सोल्व करते हैं तो उसका जनरली लघु गुणक लेने पर ये रूप आ जाएगा, log -dc/dt log kn प्लस n log c। यहाँ अगर हम इसका लघु गुणक लें, log लें एक तरह से, तो log kn cn, तो उसको हम लिख सकते हैं log kn प्लस log cn, c की पावर n, log c की पावर n को हम लिख सकते हैं n log c। इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, दो एक्सपेरिमेंट करें जिसमें अभिकारक की सांद्रताएं, प्रारंभिक सांद्रताएं अलग अलग लें, एक ही क्रियाकारक के लिए दो एक्सपेरिमेंट करेंगे जिनमें क्रियाकारक की सांद्रताएं अलग अलग है, इसीलिए इसे प्रारंभिक वेग विधि भी कहते हैं, है ना। और चूंकि हम अवकल व्यंजक के रूप में लेते हैं इसका वेग, तो इसे अवकल विधि भी कहते हैं। तो माना दो भिन्न भिन्न प्रयोगों में क्रियाकारकों की सांद्रताएं क्रमशः C1 व C2 हो, तो हम लिख सकते हैं, पूर्व व्यंजक देख लीजिए आप। इसको लेते हुए अगर हम C1 के लिए लिखेंगे तो log -dc/dt log kn प्लस n log C1 हो जाएगा। तो प्रथम क्रियाकारक के लिए हम लिख सकते हैं log -dc/dt इक्वल टू n log C1 प्लस log kn। ये प्रथम क्रियाकारक जब सांद्रता C1 लेकर प्रयोग को किया गया। अब द्वितीय टाइम अगर उसी क्रियाकारक की सांद्रता C2 लेकर, मतलब प्रारंभिक सांद्रता उस टाइम C2 होगी, तो प्रयोग किया गया, तो उस टाइम सेम व्यंजक को किस तरह से लिखेंगे, log -dc/dt n log C2 प्लस log kn। कुछ नहीं किया, सांद्रता C की जगह हमने C1 रख दिया, व्यंजक वहीं से प्राप्त हुआ। तो हमें दो समीकरण प्राप्त होती है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। हम समीकरण 1 को 2 में से घटाने में, 2 में से 1 को घटाएंगे तो ये वाला पद आगे लिखा जाएगा, log -dc/dt माइनस log dc/dt इक्वल टू n log C2 माइनस n log C1। इसमें से ये घटा दिया, इसमें से ये घटा दिया। अब log kn माइनस log n करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास पद आ गया माइनस इसमें ये इक्वल टू ये। यहाँ हम कॉमन ले लेंगे, इसमें n कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा log C2 माइनस log C1। n बाकी पद को
इस तरफ ले जाने पर हमको n की वैल्यू पता चल जाएगी। तो n इक्वल टू log माइनस डी सी टू अपन डी टी माइनस log माइनस डी सी वन अपन डी टी माइनस log सी टू माइनस log सी वन, जो कि सांद्रता है प्रारंभिक। तो n की वैल्यू हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगर एक प्रयोग में एक ही अभिकारक की डिफरेंट सांद्रताएं C1 व C2 प्रारंभिक सांद्रताएं जो कि लेके प्रयोग किया जाए, तो अभिक्रिया का वेग आपको ज्ञात हो प्रारंभिक, तो उस और प्रारंभिक सांद्रताएं ज्ञात हो, तो आप अभिक्रिया की कोटि n को ज्ञात कर सकते हैं। इस व्यंजक को n अभिक्रिया की कोटि की गणना आसानी से की जा सकती है। एक दूसरा तरीका भी है, अगर हम अभिक्रिया की का वेग माइनस डी सी वन अपॉन डी टी और माइनस डी सी टू अपॉन डी टी का मान c एवं समय t के मध्य आलेख खींचकर उसका स्लोप ज्ञात करें, तो भी हम अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात कर सकते हैं। इसे दोबारा समझें। हम जनरली जब भी आलेख खींचते थे तो क्या करते थे, समय आप x अक्ष पे लेते थे और y अक्ष पे आप क्या लेते थे, सांद्रता। अब सांद्रता की जगह अगर हम dc माइनस डी सी अपॉन डी टी सांद्रता को वेग के रूप में लें, तब भी आप उसकी अभिक्रिया की के लघु गुणक या लॉग के रूप में लें, तब भी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक डिफरेंट तरीका है प्रारंभिक वेग विधि को आलेख विधि से जोड़कर या उस आलेख के द्वारा। तो आप यहाँ तक भी लिखेंगे अगर n का, तो वो भी आपका सही है। और अगर इस रूप में भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि log 10 c अपॉन log 10 dt, और इस तरह से जो खींचा जाए, इस तरह से n इसका स्लोप काटे तो ये n1 है, n2 है, n3 है, इस तरह भी कह सकते हैं। इसे छोड़ दीजिए आप और यहाँ से आप पढ़ना शुरू करें। अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग माइनस डी सी अपॉन डी टी को ज्ञात करने के लिए क्रियाकारक की सांद्रता व समय के मध्य खींचे गए ग्राफ का स्लोप ज्ञात करते हैं और विभिन्न प्रारंभिक वेग तथा समीकरण की सहायता से अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करते हैं। प्रारंभिक वेग और सांद्रता द्वारा भी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किया जा सकता है। इस विधि द्वारा समय सांद्रता के मध्य वक्र ज्ञात किए गए प्रारंभिक वेग माइनस डी सी अपॉन डी टी के लॉग मान परिकलित करके उसे log c के विरुद्ध आलेखित किया जाता है। इस प्रकार सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो ये भी एक प्रारंभिक वेग विधि का तरीका है कि आप कैलकुलेशन न करके ग्राफ बनाकर भी आप अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक एग्जाम्पल है इसी का प्रारंभिक वेग विधि का, कि अगर PCl5 और PCl3 व Cl2 के विघटन के लिए निम्न प्रेक्षण आपको दिए गए हैं। आप देखिए अभिकारक PCl5 और जब उसकी प्रारंभिक सांद्रता 0.5 m है, तो अभिक्रिया की दर है ये। तो दर क्या है, माइनस डी सी अपॉन डी टी, है ना। और अगर अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता 1.0 m है, तो इसको तो हम C1 लिख सकते हैं और इसको हम C2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका माइनस डी सी टू अपन डी टी ये आपका है दिया गया है। तो हम जो समीकरण हमने पीछे कैलकुलेट किया था, इसको हटा दीजिए, प्रयोग किया जाता है, तो जिसके अनुसार हम n log माइनस डी सी अपन डी टी log माइनस डी सी टू अपन डी टी log C1 माइनस log C2, इसमें अगर मान रखें तो C2 हमको पता है कि 0.5। अच्छा, यहाँ आप ध्यान दें, ये C2 है आपकी, क्योंकि इसमें, और ये C1 है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू को आपने C1 लिया है और कम वाली वैल्यू को आपने C1 लिया, एक्सेस वाली वैल्यू को आपने C1 लिया है और कम वाली को C2 लिया है। तो माइनस डी सी टू अपन डी टू आपको दिया हुआ है, माइनस डी सी वन अपन डी टू आपको दिया हुआ है। इसी के कंपेरेटिव में उनकी वेरिएशन आएगा और आप ये मान रख के इसमें एंटी लॉग के थ्रू इसको कैलकुलेट किया है। एंटी लॉग आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, इसी फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है, आप एंटी लॉग पढ़ोगे, लॉग या एंटी लॉग
कैलकुलेट कर सकते हो और अभिक्रिया की कोटि n बराबर 2 प्राप्त होती है। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिखाया, हो सकता है कि आपको एक सिंपल एग्जाम्पल आए जिसमें एंटीलोग न लेना पड़े, तो आप सिंपल अगर कहीं दे रखा हो आपको C1 व C2 प्रारंभिक सांद्रताएं दे रखी हो और अभिक्रिया का वेग दे रखा हो, तो आप सिंपल n log इस फॉर्मूले में आप मान रखेंगे और कैलकुलेट करके n अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओस्टवाल्ड विल्सन विधि, सेकंड जो आज पढ़ेंगे, और अभिक्रिया की कोटि निर्धारण की लास्ट विधि है ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ये विधि ओस्टवाल्ड ने 1902 में दी थी। इस विधि द्वारा ऐसी जटिल अभिक्रियाओं की कोटि जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक होते हैं ज्ञात की जाती है। इस विधि में एक के अतिरिक्त अन्य सभी अभिकारकों को एक्सेस में लिया जाता, आधिक्य में लिया जाता। उपरोक्त वर्णित किसी भी विधि द्वारा उसकी कोटि ज्ञात कर ली जाती है। कोटि का यह मान क्रिया से संबंध होता है और जिसे आधिक्य में नहीं लिया जाता। मतलब अगर 2 या 2 से अधिक आपके पास में अभिकारक है तो उनकी अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना कठिन है, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि एक ही अभिकारक को उसी उचित मात्रा में लें और बाकी अन्य सभी अभिकारकों को आधिक्य में लें, तो उनकी सांद्रता में परिवर्तन न के बराबर होगा। इससे क्या होगा कि जो अभिक्रिया का वेग डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा, जिसको हमने कम मात्रा में लिया है, और उसके सापेक्ष में हमें अभिक्रिया की कोटि उपरोक्त जो भी पड़ी है उन विधियों से आप उसकी कोटि ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह अभिकारक अलग अलग अभिकारक को लेकर ये अभिक्रिया क्रिया दोहराई जाती है और हर अभिकारक के सापेक्ष में उसकी कोटि ज्ञात कर ली जाती है। उनका योगफल संयुक्त अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि होगी। ठीक है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी अभिक्रिया में ए अभिकारक, बी अभिकारक और सी अभिकारक, मतलब 3 अभिकारक है और उत्पाद बनाते हैं, तो हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt के CAN और CBN2 CN3। तो टोटल अभिक्रिया की कोटि अगर आप निकालेंगे तो N1 N2 और N3 है। अब ये थोड़ी जटिल हो गई, लेकिन हम अगर B व C को आधिक्य में लेंगे तो A के सापेक्ष हम अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं जो कि N1 आएगी। इसी तरह B को अगर के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि निकालें तो A व C को आधिक्य में लेंगे और B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह C के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि या N3 को ज्ञात करना हो तो A अभिकारक और B अभिकारक को आधिक्य में लेंगे। इस तरह से हम अभिक्रिया की कोटि A, B व C के सापेक्ष ज्ञात कर लेंगे। वेग नियम द्वारा अपन जानते हैं कि इस तरह से dx अपॉन dt ये होता है और कुल अभिक्रिया की कोटि n इक्वल टू n1 प्लस n2 n3 होगी। तो ये देख सकते हैं आप कि यदि अभिक्रिया A की सीमित मात्रा को लेकर B व C के अधिक मात्रा में ले और उपयुक्त वर्णित किसी भी विधि द्वारा अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें तो वह n के बराबर होगी। तो चूंकि हमने A को समान मात्रा में लिया या और B व C को अधिक मात्रा में लिया, तो अभिक्रिया के दौरान सांद्रता परिवर्तन B व C का नगण्य है, इसलिए जो कोटि का मान आएगा वो A के सापेक्ष n कोटि का मान होगा जो कि n1 होगा। इसी तरह हम इसको दोहराएंगे, A व C को अधिक मात्रा में लेंगे और B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि n2 का मान ज्ञात करेंगे। इसी तरह हम A व B को आधिक्य में लेंगे और C के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि का मान n3 ज्ञात करेंगे। वह n1 n2 n3 को जोड़ने के पश्चात n1 प्लस n2 प्लस n3 को जोड़ने के पश्चात संयुक्त जो मान आएगा वो अभिक्रिया की कोटि जो कि आपने ये अभिक्रिया है इसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है यहाँ निम्नलिखित इस तरह से देख सकते हैं आप कि एग्जांपल है सिंपल सा CH3COOH के 2 मॉलिक्यूल SCONA का 1 मॉलिक्यूल आपकी ये उत्पाद बनाते हैं। ठीक है,
अब इसमें आप एक के सापेक्ष एक को आधिक्य में ले लेंगे और इसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि निकालेंगे तो ये 2 आएगी, और इसको आधिक्य में ले लेंगे और इसके सापेक्ष अगर अभिक्रिया की कोटि निकालेंगे तो वो 1 आएगी। और संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 + 2 आपका 3 आएगा। तो संपूर्ण अभिक्रिया के सापेक्ष आपको अभिक्रिया की कोटि का मान पता चल जाएगा। ये एक एग्जाम्पल देके आपको समझाया। इसी तरह हमने अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की 5 विधियों को आपको 4 वीडियो में समझा चुके हैं। जैसे अगर आप देखा जाए तो आपने पढ़ चुके हैं इससे पूर्व अभिक्रिया की कोटि के निर्धारण की इंटीग्रेशन मेथड एंड ट्रायल मेथड, ग्राफिकल मेथड, फ्रैक्शनल चेंज मेथड, और इस वीडियो में आप पढ़े इनिशियल रेट, वन टॉप डिफरेंशियल मेथड एंड ऑस्ट्रॉल आइसोलेशन मेथड। तो आज आपकी 5 विधियां पूरी हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे।